आइए सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। हमारे पास क्या क्या डिफरेंट तरीके की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं, उनकी स्टडी करते हैं और फिर अल्टीमेटली देखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डीपली डिस्कस करेंगे। कैसे, आइए पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ये मेरे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आती हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरह की डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी मेरे पास आती हैं। इनके एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो देखिए एक बंदा भाग रहा है, ठीक है, रनिंग कर रहा है, तो क्या है, जब भी कभी मोशन होगा, मूवमेंट होगी, तो जो एनर्जी हमें मिलेगी, मूवमेंट से जो एनर्जी हमें मिलेगी, उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। सो ये बंदा यहाँ पर रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, मूवमेंट हो रही है, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में आएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम। ये देखिए, ये एक बॉल मैंने रखी हुई है और ये ऊपर ना यहाँ से ये किसी एक फ्लोर से गिर रही है, या आप बोलिए टेरेस से गिर रही है। सो जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई हाइट मिल जाएगी, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या हो, उसके अंदर क्या टेंडेंसी आ रही है कि वो पोटेंशियल एनर्जी रख सकता है अपने अंदर, और वो बॉडी पोटेंशियल है उसके अंदर एनर्जी रखने की, तब पोटेंशियल एनर्जी काम आएगी। केमिकल एनर्जी देख लेते हैं। देखिए, आप लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फैक्ट्रीज में भी काफ़ी सारी केमिकल्स को लेके एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, चीज़ें बनती रहती हैं। तो क्या होता है, केमिकल जो होता है ना, वो रिएक्टिव होता है और उसके रिएक्शन से कुछ एक एनर्जी बनती है। सो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है उसे हम केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी पे आते हैं। ये देखिए, ये हीट एनर्जी हो गई। तो सबसे बड़ा हीट एनर्जी का सोर्स क्या है, सन है और फायर है, ठीक है। सो ये क्या होता है, जैसे सन हमारे, जैसे सुबह होती है, दिन में सन निकलता है, तो जितनी भी हीट होती है वो हमें देखिए काफ़ी एनर्जी देती है और डिफरेंट जैसे सोलर सेल को गर्म करती है और काफ़ी चीज़ों को गर्म करती है। अच्छा, फायर भी काफ़ी जगह एनर्जी के काम आती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम हीट एनर्जी ले सकते हैं। सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये हीट से फॉर्म होती है। जो सन एक हीट सोर्स है और फायर एक हीट सोर्स है, ठीक है जी। लाइट एनर्जी पे आते हैं। सो लाइट एनर्जी की जब बात करेंगे तो जैसे बल्ब है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, ये सन है, ठीक है। सो सन हीट भी देता है और लाइट एनर्जी का भी सोर्स है, ठीक है ना भाई। लाइट से एनर्जी मिलती है सन की हमें। प्लांट वगैरह सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, उनको एक तरह से उनके जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सबके चलते हैं, ठीक है, तो एनर्जी हमें मिलती है उससे। साउंड एनर्जी देख लेते हैं। तो साउंड का बेसिकली क्या है, साउंड एक तरीके का ना वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। सो वाइब्रेशन इज नथिंग बट एक तरीके का मोशन ऑफ मूवमेंट होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह साउंड एनर्जी बन गई, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस होती है, उससे टावर से जो हमारे घरों में वायर्स आती हैं, तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हमारे घर में लाइट जलती है, सब चीज़ें होती हैं। सो ये बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जो बेसिकली इक्विपमेंट्स हैं उसको कैरी करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे कि हम स्टीम से ले लेते हैं, अच्छा, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है ना, और अपना बोल लेते हैं कोल पावर प्लांट, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है पावर प्लांट से, ठीक है, शहरों के बाहर से, और इन टावर्स के थ्रू अंदर शहरों में आती है। सो ठीक है, सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। फिर न्यूक्लियर एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है ना। सो आजकल बड़ी पॉपुलर है न्यूक्लियर एनर्जी। सो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एक तरीके का जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टिव मटेरियल होता है जो कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम तक ना रिएक्टिव करते रहते हैं। सो ये रिएक्टिव केमिकल, रिएक्टिव एलिमेंट से क्या होता है, मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। सो इस तरह से हम एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का, और ये बेसिकली हमें कहाँ कहाँ मिलती है वो भी मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रहा है, अभी हम स्टडी करेंगे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिटेल में। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बातें कर लेते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पहले समझते हैं इसको। देखिए साहब, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंसेप्ट समझिए। आप अभी यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर में क्या हुआ, आपने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आपने मोशन शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि आपने एक फोर्स लगाई, ठीक है, जिससे आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो फोर्स इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब मूवमेंट हो रहा है फोर्स लगने के बाद, तो ये जो बॉडी है जो आप मूव कर रहे हैं, इसने कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, भाई जहाँ पर भी वो जाएगा। सो जो एनर्जी यहाँ पर मूवमेंट से हमें मिलती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये हमें मूवमेंट से, ठीक है ना, ये हमें एक्शन से मिलती है,
ठीक है। सो ये इसका बेसिक हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सो जो एक्शन और मूवमेंट से एनर्जी मिले उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। सो आप कहीं भी देख लीजिए जहां पर भी मोशन हो रहा है तो वहां पर आप आंख बंद करके काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली मोशन क्या कर रहा है, आपका वर्क डन कर रहा है, ठीक है ना। सो जो एनर्जी आप यहाँ पर लगा रहे हैं वो आपको यहाँ भागने में, रनिंग करने में मदद कर रहा है। इसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, आप एक हैमर से ना इस नेल को यहाँ पर बीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नेल अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये जो हैमर है, ये हैमर जो है बेसिकली क्या कर रहा है, एक तरीके का मूवमेंट कर रहा है। तो क्या है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी भरी हुई है, ठीक है ना। जैसे ही मूवमेंट शुरू होगी इसकी, इधर ही इसको मारेगा यहाँ पर इस तरह से, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर एक गन है, आपने ट्रिगर करी, यहाँ से देखिए क्या है, एक तरीके से ना यहाँ से बुलेट निकली, ठीक है ना। जैसे बच्चों की गन होती है उससे आप खेलते हैं तो यहाँ से बुलेट निकलती है, प्लास्टिक की बुलेट निकल के जाती है। तो ये क्या है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है बुलेट का, बुलेट मूवमेंट कर रही है। तो जब बुलेट मूवमेंट कर रही है तो हमें क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। जैसी मूवमेंट होगी, मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो मूवमेंट जैसी है तो वो फोर्स वगैरह वाली सारी चीजें तो हैं, बट मूवमेंट से आप काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर दीजिए, ठीक है। और देखते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ से देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये विंड मिल है। सो विंड मिल क्या होता है, यहाँ से ना विंड ब्रीज आती है, जैसे कि हवा यहाँ से इस तरह से आती है, ठीक है। सो जब काफ़ी तेज़ हवा आती है, क्या करता है, इसके जो पंख है ना, जो ये पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, ये इस तरह से मूव करनी शुरू कर देती हैं, ठीक है। जो ये मूव करती हैं काफ़ी तेज़ हवा में, तो इसके नीचे जो है टरबाइन लगी होती है, तो वो जब मूव होगी तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो एयर की काइनेटिक एनर्जी है ना, बेसिकली वो इस विंड मिल को यहाँ मूव करने में, इसके पंखों को यहाँ मूव करने में काम आती है, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बन रही है, बिल्कुल, ठीक है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं। और देखते हैं, देखिए टरबाइन है, बेसिकली वाटर टरबाइन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें पानी आता है काफ़ी तेज़ प्रेशर से यहाँ से, और इस वाटर टरबाइन को मूव करता है ऐसे करके। ये टरबाइन ऐसे मूव करेगी। जब टरबाइन मूव करेगी तो सिंपल सी बात है, जब टरबाइन मूव करेगी तो एक गोल गोल घूमेगी और मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट से क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। इस तरह से ले लेते हैं। सो ये बेसिक हम प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल उठा लेते हैं कि जी हमें काइनेटिक एनर्जी कहाँ देखने को मिलती है। सो कंसेप्ट यही है, जैसे ही मूवमेंट होगी काइनेटिक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अब एक छोटी सी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए साहब, ये जो कार थी ना, ये बड़ी तेज़ी से चली आ रही थी यहाँ से, ठीक है। अब ये कार को रोकने के लिए यहाँ पर आपने ना काफ़ी तेज़ी से ब्रेक्स लगाए, ठीक है। सो इस कार में क्या था, आप देखेंगे जब ये मूव हो रही थी इस डायरेक्शन में, तो मैंने क्या कहा था, मूवमेंट से क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मूवमेंट से आपको काइनेटिक एनर्जी मिली। अब आप काइनेटिक एनर्जी को मेजर कैसे करेंगे, देखिए आप किसी भी एनर्जी को जब मेजर करेंगे तो आप ये चीज़ समझिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मूवमेंट से जब आ रही है तो इसके अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भरा हुआ है गाड़ी के अंदर। सो जितनी तेज़ी से आप इसमें ब्रेक लगाएंगे, मतलब जितनी आप ब्रेक लगाने की जो आपकी एबिलिटी है और कैपेसिटी है, वो ये बताएगी ये गाड़ी कितनी तेज मूव कर रही है। अगर मान लेते हैं गाड़ी बड़ी धीरे चल रही होती तो आपको इतनी तेज ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये क्योंकि ये गाड़ी बहुत तेज चल रही थी तो आपकी ब्रेक्स काफी तेज लगी। जो काफी तेज ब्रेक लगी तो उसने बताया कि जी ब्रेक भी इसीलिए लगी तेज क्योंकि गाड़ी भी तेज चल रही थी। सो जो ब्रेक लगने की जो टेंडेंसी है, जो ब्रेक लगने का मेजरमेंट है, कितनी ब्रेक लगी है, इसका जो काउंट है वही बता सकता है ये गाड़ी की मूवमेंट कितनी तेज थी, और वही बता सकता है काइनेटिक एनर्जी इस गाड़ी में कितनी भरी हुई थी। सो अगर हम देखें किसी भी एनर्जी को, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना चाहें तो हम इसके ऑपोजिट कितनी एनर्जी लग रही है टू स्टॉप द कार को स्टॉप करने में, वो बता पाएगी जी इसमें कितनी एनर्जी गाड़ी में भरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके ना यहाँ से क्रिकेट की बॉल आ रही है, ठीक है ना। जब ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको रोकने के लिए यहाँ पे अपना हैंड लगा दिया, ठीक है ना। सो आप इस तरह रोक रहे हैं, कई जगह पे इस तरह डबल हैंड से भी बॉल को रोका जाता है, जो मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। सो जब आपने इसको हैंड लगाया रोकने के लिए, सो जब बॉल आएगी बड़ी तेजी से यहाँ से तो आपके हाथ पे टकराएगी, ठीक है ना। सो आपके हैंड को एक झटका महसूस होगा, एक जर्क महसूस होगा, ठीक है। ये जर्क क्या बताएगा आपको, ये जर्क बताएगा कि इस बॉल की एबिलिटी कितनी थी, भाई ये बॉल कितनी तेज आ रही थी। अगर ये बॉल धीरे आ रही थी तो आपको बहुत ज्यादा जर्क नहीं आएगा, बट अगर ये बॉल बहुत तेज आ रही थी तो आपके हाथ में एक झटका लगेगा। वो झटका क्या है, वो झटका ये बताएगा कि ये बॉडी कितनी काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर भर के ला रही थी, ठीक है ना। सो ये जर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ
द बॉल, ये बोल सकते हो आप। जर्क फीलिंग ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि वो फीलिंग होती है भाई आपके हाथ में लगी है, तो आपके हाथ में जितनी आपको फीलिंग होगी तो आप समझ जाइए भाई साहब ये बॉल तो बड़ी तेजी से आ रही थी। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं वो जो आगे की तरफ लगे होते हैं उनको बड़ी तेजी से अगर कोई शॉट मारता है तो उनके हाथ में लग जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से बॉल वहां पर आती है, उनको रोकने के लिए उसको जो जर्क उनके हाथ में आता है वो काफी तेजी से उनको हर्ट करता है। तो उसका मतलब क्या क्या कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बॉल के अंदर, वो बहुत तेज भरी होती है। सो काइनेटिक एनर्जी है ना जो बॉल के अंदर, वो काफी ज्यादा है। और वो हमें क्या बताती है, हमें कैसे वो पता चलेगी कितनी है, कैसे हम उसको यहाँ पर मेजर करेंगे भाई। हम उसको तभी मेजर कर पाएंगे जब हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अगर हमारी एबिलिटी ऑफ स्टॉप हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से कितनी एनर्जी से ये बॉल यहाँ से आ रही थी। फंडामेंटल समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूँ। इसी को अब हम एक डायग्राम से बना लेते हैं। कैसे, देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों हम मैथमेटिकल डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की, किस तरह से काइनेटिक एनर्जी को हम ड्राइव करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक यहाँ पर बॉडी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये बॉडी यहाँ पर मान लेते हैं ग्राउंड पर ये बॉडी रखी है, एक बॉल टाइप की शेप है इस बॉडी की, ये ग्राउंड पर इस तरह से रखी हुई है। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बना दिया, ठीक है जी, परफेक्ट बात है। अब यहाँ पर आप क्या करिए, इस बॉडी पर एक फोर्स लगा दीजिए साहब। जैसे आप इस पर फोर्स F लगाएंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। देखिए इस बॉडी का कुछ मास होगा, ठीक है, M से संबोधित कर दीजिए मास को, M से मास संबोधित कर दीजिए। फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी भी मिलेगी बॉडी को, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, फोर्स लगते ही बॉडी मोशन में आ जाएगी, बॉडी मूवमेंट में आ जाएगी, आपकी बॉडी मूवमेंट में आ जाएगी, ठीक है। सो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर बॉडी अभी इस मार्क पे A पर रखी हुई है, ठीक है साहब। अब जब बॉडी A पर रखी हुई है, थोड़ी देर में जब आपने इसको फोर्स लगाई तो क्या होगा, बॉडी मूव करके B पॉइंट पे पहुंच जाएगी साहब। बॉडी अब B पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। सो A से लेके B का जो डिस्टेंस है बॉडी ने इतना ट्रेवल किया, ठीक है। ये सारी बातें हम जानते हैं, ठीक है। जब बॉडी B पॉइंट पर आएगी तो बॉडी B पॉइंट पर आकर रुक जाएगी, यहां पर आकर बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी और रुक जाएगी, होल्ड हो जाएगी। और इस तरह से बोल सकते हैं यहाँ की जो वेलोसिटी है ना वो बॉडी की 0 हो जाएगी। ये परफेक्ट बात हम बोलते हैं, ठीक है। सो शुरू में A पॉइंट पर फोर्स लग रही थी और B पॉइंट पर बॉडी आके स्टॉप हो जाती है, रेस्ट पर आ जाती है। ये सारी चीजें हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं जब बॉडी A से शुरू हुई थी तो B पर रुकी क्यों। पहला तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इसका मतलब यहां से कोई तो चीज इस बॉडी को अपोज कर रही थी भाई, जब मूव हो रही थी ये बॉडी, सो कोई चीज तो अपोज कर रही थी। वो क्या क्या चीजें थी देख लेते हैं। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक अपोजिट फोर्स लग रही है, ठीक है ना। वो अपोजिट फोर्स क्या उसको समझते हैं। देखिए अपोजिट फोर्स क्या है, यहाँ पे अपोजिट फोर्स है आपकी, एक तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बाय द सरफेस जो है ग्राउंड का सरफेस, उस पर फ्रिक्शन लगा रहा है, प्लस एयर का जो फ्रिक्शन है वो भी लग सकता है भाई, एयर भी लग रही है यहाँ से, उसको वही रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, एयर भी लिख दी। सो अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है, बॉडी आगे मूव कर रही है ग्राउंड पर और ग्राउंड पर थोड़ी देर में आके रुक जाती है। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, जो बॉडी पर हमने मैनुअल फोर्स लगाई थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो हमने F से संबोधित कर दी यहाँ पे। सो F और F0 की भी सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं बॉडी ने साहब वर्क डन कितना किया है, वर्क डन। सो बॉडी ने कितना वर्क डन किया है, जो मैंने आपको पीछे कंसेप्ट समझाया था, आपको वर्क डन को कभी भी मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या चीज उसको रोक रही है, उसको मेजर कर लेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या था साहब, F0 लग रही थी, F0 फोर्स लगी थी और इसने इसको S डिस्टेंस तक जाके, S डिस्प्लेसमेंट तक जाके इसको होल्ड कर दिया था। सो ये जो कंपोनेंट है ये इसको अपोज कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जब वर्क डन हुआ, जब मोशन हुआ तो इतना अपोजिशन फोर्स इनटू डिस्टेंस आपको लगा इसको रोकने के लिए, तो यही होगा वर्क डन का मेजरमेंट, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, कंसेप्ट को समझिए दोस्तों। यहां पर जो फोर्स F है, ठीक है ना, वो F0 के बराबर होगी। क्यों, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भाई अगर आप एक एक्शन कर रहे हो तो आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसका पक्का मिलेगा ही मिलेगा। सो F इज इक्वल टू F0 हो गया आपका। सो एक्शन रिएक्शन पेयर आपको मिल गया। और ये क्या है, ये बेसिकली करना क्या चाह रहा है, जो F फोर्स लगी थी ना तो F0 ने उसको रोक दिया, ठीक है ना। सो इसका मतलब टू स्टॉप अ बॉडी आपको ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्क डन अब कितना हो गया,
वर्क डन को अगर आप W से लिखेंगे तो कितना हो गया, F0 आपने F के बराबर कर लिया था और डिस्टेंस जो आपका S था ही था, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। सो ये वर्क डन बेसिकली है क्या, वर्क डन हुआ क्यों था, पहले आप ये बताइए भाई, वाई वर्क डन, क्योंकि बॉडी मोशन में थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब जब बॉडी मोशन में थी वर्क डन हुआ, तो और बॉडी मोशन में क्यों थी, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या थी, वेलोसिटी थी, और बोल सकते हैं ये एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे ही मोशन में होगी, मैंने क्या बोला था, जैसे ही मोशन शब्द का नाम आपके सामने आए तो काइनेटिक एनर्जी का फंडामेंटल डाल दीजिएगा। सो यहां पर ये जो वर्क डन है, इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू आपका जो डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया। सो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी के अंदर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने फोर्स के और डिस्टेंस के टर्म्स में निकाला है। अब और यहां पर न्यूटन्स के लॉ लगाते हैं और देखते हैं वेलोसिटी के टर्म्स में भी काइनेटिक एनर्जी किस तरह हम निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, समझते हैं इसको, इसी डायग्राम को फंडामेंटली लेकर चलते हैं। देखिए इसमें क्या था, आप यहां पर ये वाला जो न्यूटन का जो थर्ड इक्वेशन है उसको देखिए, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2s, ये देख लीजिए। अच्छा, जो फाइनल वेलोसिटी है ना बॉडी की, वो जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू स्क्वायर थी, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2। अच्छा, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था, माइनस ए डायरेक्शन में, क्योंकि भाई बॉडी अपोज कर रही है ना, तो यह माइनस ऑफ एक्सेलरेशन मतलब एक तरह से बॉडी रुकने की कोशिश कर रही है, अबाउट टू स्टॉप। तो एक तरीके से देखें, एक तरीके का रिटार्डिशन है। सो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करने चलेंगे तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और आप अगर देखेंगे वेलोसिटी कितनी होगी बॉडी की, सो ये वाली एक फंडामेंटल इक्वेशन निकल के आती है। ठीक है ना, 2as। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहां पर देखिए ये मैंने v से बनाया हुआ था इसको, तो ये v यहां पर हो गई, v स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो ये बॉडी की इनिशियल, तो इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करिए, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दीजिए, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ आपको रिलेशन देगा साहब किसके बीच में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये देता है आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, ठीक है ना, ये देता है। फिर आप इक्वेशन 1 से यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा लीजिए, क्या आएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, ये आने वाला है। और अगर देखेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू फोर्स बाय मास इंटू s, ये आने वाला है। अब यहां पर देखिए फोर्स इंटू एस क्या आएगा, आप कर दीजिए इसको, ये 1/2 m v स्क्वायर, ये आने वाला है यहाँ पे, फोर्स इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। और ये क्या है, यही हम देखें तो यही काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यही तो वर्क डन था। आप देखिए यही तो वर्क डन था, पीछे देखेंगे यही तो मैंने वर्क डन बनाया था, फोर्स इंटू एस, यही तो वर्क डन था और यही काइनेटिक एनर्जी है। तो यही काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पर हो जाती है। क्या वैल्यू होगी इसकी, हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पर इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को समझिए, देखिए यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला है, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल है मास के, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी फिर प्रोपोर्शनल है आपकी वेलोसिटी के। सो अगर आप यहाँ पर क्या है, मास को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मास को कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सिंपल सी बात है। वेलोसिटी को आप अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ना उसके स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सो हैवी बॉडी जहां पर हमारे पास होती है, ठीक है, सो इस तरीके से देखिए जो काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट है जो कि वेलोसिटी के अंदर आता है वो उसके स्क्वायर को लेके चलता है। तो अगर आप जैसे सपोज यहाँ पे इस वाले केस में ना गन का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, तो गन के एग्जांपल में जो वेलोसिटी होती है बॉडी की और बुलेट की वो काफी तेज होती है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जब वेलोसिटी काफी वेरी हाई लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, काफी तेज होती है, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से बुलेट चलती है। तो हाई वेलोसिटी से जब बुलेट चल रही होती है, इसका मतलब क्या है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो स्क्वायर हो जाएगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वेलोसिटी की स्क्वायर हो जाएगी, बुलेट की वेलोसिटी की। सो वो भी काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब जो तेज चल रही हैं चीजें, काफी फास्ट मूव कर रही हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी काफी तेज होगी।
अच्छा, मास के केस में अगर देखें तो मास में आपको अगर हैवी वेट आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, सो हैवी वेट की काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर छोटा हल्का वेट लेके चल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सिंपल सी बात है। सो हैवी वेट है, यहाँ पर लिख दीजिए काइनेटिक एनर्जी इज हाई, ठीक है। इस तरह से हम पूरी इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कंसेप्ट बस यही है कि हमें मोशन जहां पर होगा वहां पर हमें फंडामेंटल लगाना है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी रोल में आ जाएगी और फिर देखना है कि काइनेटिक एनर्जी को जैसे हमने मैथमेटिकली ड्राइव करके देखा, फोर्स इनटू डिस्टेंस और हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इस तरह से फंडामेंटली हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो हमने बेसिकली आपको प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल भी दिए कि काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से हम रोल में लेके आते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। आइए दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसको जानते हैं। सबसे पहले हम गौर करेंगे शब्द पे पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एनर्जी तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, एनर्जी का मतलब होता है ताकत, मगर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अगर हम इसका हिंदी मतलब देखें तो इसको हम क्षमता, भाई किसी भी बंदे में, किसी भी चीज में कितनी क्षमता है, उस क्षमता से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब आप मुझे कह सकते हैं कि सर क्या आप इस बॉडी बिल्डर की बात कर रहे हैं? भाई इसकी जो क्षमता है वो इसकी यहाँ पर इसकी बॉडी में दिख रही है, ये देखिए कितने बड़े बड़े मसल्स हैं इसके। तो क्या ये इसकी क्षमता है? इसका मतलब इसमें एनर्जी भी है। भाई सही बात है, बॉडी बिल्डर है तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी। दोस्तों इस क्षमता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और शेप से रिलेटेड क्या एनर्जी आपको मिलती है। गौर करिएगा, मैंने पोटेंशियल एनर्जी को किस में बांटा हुआ है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन एंड शेप में, ठीक है ना। इसको मैं आपको एग्जांपल से पहले समझाता हूं, इस बॉडी बिल्डर पर बाद में आएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, ये एक हाउस है, इस हाउस के ऊपर देखिए बॉल रखी हुई है। तो यहां देख लेते हैं, देखिए ये एक घर है, इस घर के यहां पर देखिए ग्राउंड में ना, यहां पर ये पार्क है, यहां पर ये बॉल रखी हुई है, ठीक है जी साहब, बिल्कुल सही बात है। सो क्या इस बॉल के अंदर कुछ एनर्जी है? मुझे ये बताइए, क्या इस बॉल के अंदर कोई भी एनर्जी है? कोई भी एनर्जी आप मुझे बता दीजिए। ये सिर्फ यहां पर रेस्ट पोजीशन पे रखी है, अभी तक ये मूव नहीं करी है। इसके अंदर अभी कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी एनर्जी नहीं है इसमें। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे बॉडी रखी हुई है, ना कोई इसको हिला रहा है, ना कोई डुला रहा है, इधर उधर कहीं जा नहीं रही है, बिल्कुल सिंपल पड़ी हुई है, ना किसी को छेड़ाखानी कर रही है। बट अगर मैं इस बॉल को यहां से उठा के ना यहां रख दूं इसके छत पे, और फिर यहां से मैं ना इसके छत से इस बॉडी को, अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहां पर देखिए, क्या आप इस जब बॉडी को ऊपर से फेंकेंगे, यहां से अगर आपने इस बॉडी को फेंका तो यहां नीचे कहीं ना कहीं पार्क में जाकर वो गिरेगी। अगर पार्क में कोई बच्चा यहां पर खेल रहा है या कोई भी आदमी यहां पर है तो उस पर लग सकती है बॉल, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? जब ये बॉल ऊपर थी तो इसमें कुछ एबिलिटी आ गई, इस बॉल के अंदर कोई एक एबिलिटी आ गई कि भाई ये बॉल ऊपर जाके छत पे जाके, छत की हाइट मान लेते हैं h है, थोड़ी ज्यादा पावरफुल हो गई। भाई इसके अंदर पावरफुल हो गई, ऐसे बोल देंगे, है ना, कि भाई छत से बॉल अगर गिर गई तो किसी ना किसी का मतलब चोट वोट लग सकती है, नीचे किसी का सर्वर फूट सकता है, सो आगे से हट जाओ भाई, ऐसे करके। बट ये जब बॉडी नीचे पार्क में पड़ी थी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इस बॉडी ने हाइट h को गेन किया, जैसे इस बॉडी ने हाइट h को गेन किया तो क्या हुआ? तो ये बॉडी के अंदर, तो इस बॉडी के अंदर एक टाइप की क्या आ गई? एनर्जी आ गई। वो एनर्जी क्या होती है? उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। तो वो किसी भी बॉडी में कब आती है? जब आप किसी भी बॉडी को कोई एक हाइट h तक रेज कर दो तो उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। ये हम सब चीज देख सकते हैं। सो जब बॉडी के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आती है तो उसके अंदर एक पावर आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जैसे हम पावरफुल बोल रहे हैं। तो ये बात हो गई जब मैं पोजीशन की बात कर रहा था, जब मैं बॉडी की पोजीशन की बात कर रहा था। सो अब ये बॉल यहां से अगर नीचे गिर गई तो नीचे आके या तो इस मतलब पार्क, ये जो ग्राउंड है उसमें थोड़ा सा गड्ढा कर देगी, अगर कोई बंदा चल रहा है उसके सर पे लग सकती है। सो इसका मतलब इसके अंदर एक पोटेंशियल आ गया, इसके अंदर अपने आप में इस बॉडी पे पोटेंशियल आ गया, जस्ट सिर्फ हाइट h पे रखने के बाद ही, ठीक है। सिमिलरली मान लेते हैं स्प्रिंग ले लेता हूं मैं, इस स्प्रिंग को आप ना ऐसे करके यहां से ना अपनी फिंगर से आप इसको ऐसे दबाइए,
ठीक है ना। ऐसे जब आप अपनी फिंगर से इसको दबाएंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग ना ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। भाई क्यों कर रहा है ये मूव ऐसे? आपने सिर्फ फिंगर से दबाया और छोड़ दिया तो मूव करता रहा। इसका मतलब जब आप किसी भी इस तरह की बॉडी की शेप को चेंज करना चाहते हैं, सो बॉडी मोशन में आती है, मूवमेंट में आती है, कुछ हलचल होती है बॉडी में। यही हलचल ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो आपने यहां से अपनी फिंगर से इसको ट्रिगर किया और इस बॉडी में जो इसकी शेप चेंज होके टू फ्रो मोशन होके यहां पर जो बॉडी में एनर्जी इसने गेन करी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। सो जैसे मैंने बताया था, पोजीशन बॉल का एग्जांपल लिया था, शेप स्प्रिंग का एग्जांपल लिया है, इन दोनों की वजह। सो यहां पर क्या है, इसकी हम शेप और पोजीशन की वजह से इसके अंदर किसी भी बॉडी के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी बना सकते हैं। अच्छा, अब इस बॉडी बिल्डर पे आते हैं। इसके देखिए ये जो बाजुओं में दम है ना, यहां पे बाजुओं में दम है। सो इस बॉडी बिल्डर के अगर मैं केस पे आऊं तो यहां पर क्या है, इस बंदे ने बॉडी तो बना ली अपनी, ठीक है, मगर ये इस बॉडी से क्या क्या कर सकता है भाई? ये इस बॉडी से किसी को पीट सकता है, ठीक है भाई, ये बॉडी से काफी तेज भाग सकता है भाई, क्योंकि फिट है ये बंदा, ठीक है ना, इसकी बॉडी बनी हुई है। इससे आप कोई भी मस्कुलर काम कराओगे, कोई भी मैनुअल वर्क करा लो, ठीक है ना, कहीं पर कोई सामान ले जाना है तो इस बॉडी बिल्डर को दे दो, ये काफी इजीली उस सामान को छोड़ आएगा। ये सारे के सारे हैवी काम कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर जो मैं क्षमता शब्द को यूज कर रहा हूं वो इस बॉडी बिल्डर पर नहीं जा रहा है। मैं क्षमता, पोटेंशियल जो शब्द है वो यूज कर रहा हूं किसी भी बॉडी के जब वो पोजीशन चेंज करेगा और शेप चेंज करेगा। तो यहां पर इस बॉडी बिल्डर के केस में ना तो ये पोजीशन चेंज कर रहा है ना शेप चेंज कर रहा है, तो यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल में इस बॉडी बिल्डर को यहां पर नहीं डाल सकते। तो क्षमता शब्द का मतलब समझ आ गया, मैं किसकी क्षमता की बात कर रहा हूं? किसी भी बॉडी की क्षमता की बात कर रहा हूं जब उसकी पोजीशन चेंज होती है और जब उसकी शेप चेंज होती है, ठीक है ना। पोजीशन चेंज होकर क्या होता है, वो हाइट h तक जाती है। अगर आप उसको हाइट h तक रखेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और अब उसको शेप चेंज करेंगे तो उसकी पोटेंशियल। तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के मेन कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इसी को हम आगे अगर एक कॉन्सेप्ट से देखें तो यहां पर हम अगर बो एंड एरो का एग्जांपल लेते हैं, बो एंड एरो, अगर हम इसका एग्जांपल यहां पर लेते हैं तो देखिए यहां पर क्या है, तीर चढ़ गया जी कमान के ऊपर, ठीक है साहब। जब तक ये तीर इस पर नहीं चढ़ा था, जब तक ये तीर खाली था तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही तीर इस पे चला, ठीक है, तो तीर के अंदर क्या आ गया, जैसे ही तीर इस पे चला तो देखिए यहां पर ये जो रबर है ना, ये जो रबर लगी हुई है, इसकी शेप चेंज हो गई, सो मैंने क्या कहा था, जैसे शेप चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो रबर की जब शेप चेंज हुई तो उसने इस शेप चेंज से एक पोटेंशियल एनर्जी बनाई। वो पोटेंशियल एनर्जी इससे किसको दे दी? इसने ये पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर करी किसके अंदर? एरो के अंदर, क्योंकि देखिए एरो सटा हुआ है बिल्कुल तीर के साथ, बो के साथ। सो इसने पोटेंशियल एनर्जी एरो को दे दी, और अब क्या हुआ, एरो के अंदर भी सेम पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सो अब क्या होता है, जो भी तीर कमान वाला जो बंदा है, जो भी इसको छोड़ेगा, वो क्या करेगा, वो इस रबर बैंड को खींचता है, ठीक है ना, रबर बैंड को खींचता है और थोड़ा सा हाथ अपना एरो के अंदर लगा के रखता है। तो जब वो एरो के अंदर हाथ को लगा के रखेगा, रबर बैंड को खींचेगा, तो ये क्या होगा, ये तीर इस तरह से आगे की तरफ जाएगा, पुश होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या किया, इस पोटेंशियल एनर्जी ने इस तीर को छोड़ दिया, मतलब क्या हुआ, यहां पर मोशन हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मोशन, मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो यहां पर इस टिपिकल एग्जांपल से देखिए कि आपकी शेप चेंज हुई, सबसे पहली चीज, उसके बाद दूसरी चीज यहां पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई, किसको, जैसी शेप चेंज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी एरो को गेन हुई, और उसके बाद एरो देखिए छूट गया तो यहां पर तीसरे नंबर पे काइनेटिक एनर्जी गेन हुई। सो इस तरह से हम टोटल एनर्जी के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। बट सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल एनर्जी की ही लीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हुई, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी तो हो ही रहा है, बट मेन मेरा जो मकसद था समझाने का वो यही था कि पोटेंशियल एनर्जी को मैं आपको दिखाना चाहता हूं गेन कैसे हुई। सो यहां पर हम बोल सकते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये भी एक प्रैक्टिकल लाइफ से काफी अच्छा एग्जांपल है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला को ड्राइव कर लेते हैं। तो कैसे होगा फॉर्मूला, बस समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों एक बॉल यहाँ पर रखी हुई है, बॉल बोल दीजिए या बॉडी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये बॉल रखी हुई है, इसका एक मास है साहब m, ठीक है। तो ये एक हाइट h पर रखी हुई है, इसका एक मास है साहब m, ठीक है ना। सो ये एक हाइट h पर भी रखी हुई है, ठीक है ना, इसने एक हाइट गेन करी है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस बॉडी की क्या हुआ, यहाँ पर पोजीशन एक चेंज हो गई। ये हाइट h पर इसकी हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इस पोजीशन की वजह से इस बॉडी को क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई है साहब, ठीक है, ठीक है। सो ये जो एनर्जी है, अब मैंने क्या बोला था, ये एनर्जी किस काम आएगी भाई। एनर्जी अगर गेन हो गई तो ये जरूर, जैसे हम बोल रहे थे एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये कहीं ना कहीं तो निकलेगी, ठीक है। तो वो कहाँ निकलेगी एनर्जी भाई, सभी एनर्जी वर्क डन में ही निकलती हैं, सीधी सी बात है। सो अगर मैं इस बॉडी को कुछ वर्क डन कराऊं तो मैं बोल सकता हूं वही पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे मैंने पीछे एरो वाले केस में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, कौन सा वर्क डन हुआ था, मोशन हुआ था, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई थी। यहां पर भी वर्क डन होगा, ठीक है ना। अब यहां पर गौर करिए कि वर्क डन कैसे होगा, इसको समझ लेते हैं। इसका सबसे पहले मैं आपको इसी कंसेप्ट को एक और तरीके से समझाना चाहता हूं, कुछ इस तरह से समझाना चाहता हूं। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये बॉल जो मैंने वहां पर बॉल बनाई थी ना, उसी को मैं थोड़ा सा अर्थ के पर्सपेक्टिव से दिखाना चाहता हूं, ठीक है ना। ये अर्थ के ऊपर बॉल हो गई, आपने ऊपर बॉल रख दी अर्थ के, मतलब इसके ऊपर ये हाइट h तक रखी है बॉल, थोड़ा दिखाने के लिए मैंने ऊपर की तरफ रखा है। मास m है भाई, मास m है बॉल का, ठीक है ना। इसने क्या गेन करी, पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन करी, ठीक है, गेन करी। अच्छा, अगर कोई भी बॉडी अर्थ के ऊपर होती है, ठीक है ना, अर्थ के ऊपर अगर हवा में होती है तो उस पर क्या क्या एनर्जी लग रही होती है, रेस्ट में नहीं है, वो अभी ऊपर है, हाइट पे है, ठीक है। सो यहाँ पर इस पर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स G लग रही होती है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये क्या होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है। और ये जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वजह से, ये क्या है, इस बॉडी का मास और इनटू इस बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये किस डायरेक्शन में है भाई साहब, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि भाई साहब अगर हम इस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो मास इनटू ग्रेविटी फोर्स लगेगी और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है जी साहब, बिल्कुल, क्योंकि हाइट h पर बॉडी रखी हुई है। तो अगर आप कोई भी बॉल के अलावा कोई भी चीज लेंगे, उसका मास इनटू ग्रेविटी, ये तो कांस्टेंट है तो मास पर डिपेंड कर गया। अब यहां पर कंसेप्ट पे आते हैं, ये हो गई साहब मेरी फोर्स, ठीक है, एक बात हो गई। अब आते हैं वापस उसी कंसेप्ट पे, यहां पर मैं वर्क डन की बात कर रहा था। सो वर्क डन को अगर मैं W से लिखूं तो वर्क डन यहां क्या होगा भाई, ये बॉडी देखिए ऊपर छत पे रखी हुई है, वही मतलब कहने का मतलब वही है कि आप मतलब आपको थोड़ा और, अगर मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँ, इस डायग्राम को ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए अर्थ के ऊपर घर रखा हुआ है, घर के ऊपर बॉल रखी हुई है, ठीक है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको भी, ठीक है। जब बॉडी ऊपर हाइट h पर रखी हुई है तो इसका यहां से बनाए थे, इसमें ये G नीचे लग रहा है, ठीक है ना। सो वर्क डन क्या हो गया, हमने वर्क डन पढ़ा था कि भाई फोर्स इनटू जो उसका डिस्टेंस है, भाई डिस्टेंस क्या है, h है। सो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, तो यहां पर क्या हो जाएगी F इंटू डिस्टेंस h। अब ये वर्क डन जो है वो फोर्स क्या होती है पहले समझिए, ये फोर्स वही वाली है जो मैंने आपको यहां समझाई थी, ये है फोर्स की वैल्यू, मास इंटू ग्रेविटी, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो ये हो गया आपका मास, ये हो गया आपका मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है ना। तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ये हो गई आपकी फोर्स की, ये हो गई आपकी वर्क डन की डेफिनेशन। आ गई बात समझ में कि उस बॉल का मास, ग्रेविटी लग रही थी, ये तो फोर्स का कंपोनेंट हो गया F, और ये हो गया आपका डिस्टेंस का कंपोनेंट H। सो कोई भी बॉडी अगर किसी भी हाइट h पर रखी होगी तो उसमें इतना वर्क डन वो बॉडी कर सकती है। तो मैंने क्या कहा था, ये जो वर्क डन है ये कहां से निकला था साहब, ये बना कहां से था, ये तो पोटेंशियल एनर्जी से बना है, क्योंकि अगर ये बॉडी जमीन पर रखी हुई तो थोड़ी ना मिलती आपको पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट यही कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू h, ये होती है साहब, ये होती है, ठीक है ना। सो ये होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। किसी भी बॉडी का मास है उसको हाइट h पे रख दीजिए, इतनी पोटेंशियल एनर्जी वो बॉडी गेन करेगी, सिंपल सी बात है,
आगे बात समझ में आपको? इसी को मैं एक और छोटे से एग्जांपल से आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा वो भी। देखिए, ये मान लेते हैं एक सूटकेस रखा हुआ है और ये सूटकेस यहाँ पर साहब इस तरह से ग्राउंड पे रखा हुआ है। इस तरह से ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से ये सूटकेस ग्राउंड पे रखा हुआ। अब यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ से आप यहाँ से हाथ लगाइए, इस तरह से इस सूटकेस को यहाँ से आप उठा लीजिए अपने हाथ से। सो जैसे आप इसको अपने हाथ से उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप इस सूटकेस को ना यहाँ तक लिफ्ट कर लीजिए साहब, यहाँ तक आपने लिफ्ट कर लिया। क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, देखिए ये हाइट h थी, आपने इसको हाइट h तक यहाँ पर उठाया था, तो इसका मतलब क्या किया आपने, वही कंसेप्ट है ये पोटेंशियल एनर्जी का। जैसी हाइट मतलब पोजीशन चेंज हुई बॉडी की, तो क्या गेन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी, अभी देखिए कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये जी नीचे लगेगा, ठीक है, इसका एक मास होगा, ठीक है, इसकी हाइट h यहाँ पे डिफाइन थी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस बॉडी में, आप इसको पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू h ये हो जाएगी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कब गेन हुई है, जब आपने लिफ्ट किया भाई, जब आपने लिफ्ट किया तभी तो गेन हुई है। और आपने जैसे उसको उठाया हाइट h तक, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई आपको। सो आप अगर इस कंसेप्ट को समझेंगे, इस कंसेप्ट को देखेंगे तो क्या था, ये जो फोर्स लग रही थी ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ये सेम फोर्स थी, ठीक है ना। मतलब ये Fg सेम फोर्स थी जो F लिफ्ट थी, मतलब जो आपको लिफ्ट करने के लिए फोर्स लगी है ना ऊपर की डायरेक्शन में, जो आपके हाथ पे लगी ये वाली फोर्स, ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पे ये इक्वल होगी किसके, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगी। समझ आ गई बात को आपको, कि आप जब चीज को लिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये कहां से आया कंसेप्ट भाई, थर्ड लॉ से आया है कंसेप्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा उसका। सो आपने जैसी बॉडी लिफ्ट करी हाइट h तक, तो आपको यहाँ पर नीचे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये वाली फोर्स नीचे डायरेक्शन में लेने लगी ग्रेविटी की वजह से। सो इसीलिए यहाँ mg आ जाता है, ठीक है ना। सो इसीलिए क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर F लिफ्ट जो है ना, जो आपने एक्शन किया था वो बराबर है Fg के। इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग इसकी ले सकते हैं। यही चीज मैंने आपको इस वाले एग्जांपल में भी बताई है कि किस तरह से यहाँ पर वर्क डन हुआ। वर्क डन किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, mgh यहाँ निकल के आता है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम देखें तो एनर्जी वही है, अपने जूल्स में कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसकी, अच्छा एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, जूल। सो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, एनर्जी को हमेशा जूल में ही कैलकुलेट किया जाएगा, जूल में ही उसकी मेजरमेंट ली जाएगी। सो इस तरह से हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग यही करनी है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले देखिए साहब, पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की या शेप चेंज हो रही है, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज हो रही है, पहली ये दूसरी ये, सो आप कह दीजिए कि बॉडी में क्षमता है। हाँ, इस बंदे की बॉडी में क्षमता है नहीं है वो एक अलग बात है, वो हमने अभी कंसेप्ट बताया कि क्षमता शब्द का मतलब इन दोनों चीजों से रिलेटेड है, इसकी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये चीज बनाई थी जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि आमतौर पे ये शब्द वहीं यूज करे जाते हैं, भाई इसमें बड़ी क्षमता है इस बंदे में, ऐसे करके, ठीक है ना। सो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र कर सकते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की भी एक छोटी सी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक में दी है। इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।